हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम अध्याय 30 करेंगे। ठीक है, ये आपका हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान सब्जेक्ट है। ये इग्नू बीए का सब्जेक्ट है और ये आपका कोड है BHD 106 या फिर EHD 06। ठीक है, ये कोड सेम है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखा हुआ मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल चाहे जो भी लिखा हो, चाहे BHD 106 लिखा हो या फिर EHD 06 लिखा हो, इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके हमने बाकी क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं सारे चैप्टर के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो आज हम अध्याय 30 करने जा रहे हैं। इसका नाम है चैप्टर का हिंदी और मानकीकरण की समस्या। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर आज हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानक भाषा और मानकीकरण के अर्थ को समझाइए। ठीक है, इसमें मानक भाषा और मानकीकरण का अर्थ आपसे पूछा गया है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मानक भाषा और मानकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। ठीक है, कोई भी आता है मानक भाषा और मानकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको आंसर यही करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका उत्तर मानक भाषा हिंदी का मानक स्वरूप है। ठीक है, मानक भाषा क्या है? ये मानक भाषा मानक हिंदी का एक स्वरूप है। मानक भाषा हिंदी का मानक स्वरूप है जो शिक्षा, कार्यालय कार्यों आदि में प्रयोज्य है। ठीक है, ये एक ऐसा स्वरूप है जो कि काम काज में कार्यालय में यूज होता है। ठीक है, कार्यालयों में जो भी कामकाज होता है उन सब में यूज होने वाली ये हिंदी भाषा है, जिसका मानक भाषा हिंदी का मानक स्वरूप। ठीक है, मानक भाषा हिंदी का जो मानक स्वरूप यूज किया जाता है वो सभी कार्यालयों वगैरह में यूज होता है। इस तरह की हिंदी यूज होती है। भाषा का क्षेत्र देश, काल और पात्र की दृष्टि से व्यापक है। ठीक है, भाषा का क्षेत्र वैसे भी बहुत व्यापक होता है। ठीक है, चाहे वो कोई देश की बात हम करें या किसी भी काल को हम ले लें या फिर पात्र की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये एक व्यापक क्षेत्र है, बहुत ही विस्तृत है, बड़ा है। इसलिए सभी भाषाओं के विविध रूप मिलते हैं। ठीक है, यही कारण है कि इसमें सभी भाषाओं के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। इन विविध रूपों के में एकता की कोशिश की जाती है। ठीक है, जो भी अलग अलग भाषाएं हैं इनमें जो भी विविधता है इन सभी में एकता की कोशिश की जाती है और उसे मानक भाषा कहा जाता है। ठीक है, इसी को मानक भाषा कहते हैं। भाषा वास्तव में अमूर्त संकल्पना है। ठीक है, अच्छा सेंटेंस है, आप इसे याद रखेंगे कि भाषा क्या है। भाषा वास्तव में एक अमूर्त संकल्पना है। किन्हीं बोलियों के समूह को ही हम भाषा कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो बोलियां हमारी अलग अलग हैं उन्हीं को भाषा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मराठवाड़े, जो मराठवाड़े की बोली, ठीक है, जो कि मराठवाड़े की बोली है। विदर्भ की बोली, ठीक है, मराठवाड़े की बोली हो गई, विदर्भ की बोली हो गई, और पुणे की आसपास की बोली, जो पुणे के आसपास बोली जाने वाली जो बोली है वह वो सभी जो तीनों बोलियां मिलकर मराठी भाषा का रूप बनाती हैं। ठीक है, ये तीनों बोलियां मिलकर क्या बना देती हैं? ये एक मराठी भाषा तैयार करती हैं। कौन कौन सी तीन बोलियां हैं आप याद रखेंगे? एक तो मराठवाड़े की बोली और विदर्भ की बोली और पुणे के आसपास बोली जाने वाली जो बोली है, ये तीनों मिलके क्या बना देती हैं? ये मराठी भाषा का रूप तैयार कर देती हैं। साहित्य की रचना के संदर्भ में अक्सर ये देखा जाता है कि भाषा भाषी किसी एक बोली को साहित्यिक भाषा का दर्जा देते हैं। ठीक है, जो भाषा भाषी हैं वो क्या करते हैं? वो किसी एक बोली को ही साहित्यिक भाषा का दर्जा दे देते हैं और लगभग पूरा समाज उसी बोली को भाषा का दर्जा देता है। ठीक है, और ऐसे भाषा भाषी जो है उनके साथ साथ जो वहाँ का पूरा समाज है वो भी उसी बोली को भाषा का दर्जा दे देता है। आमतौर पर जो भाषा मानक भाषा का रूप धारण करती है यही बोली भाषा क्षेत्र के मध्यवर्ती क्षेत्र की होती है।
ठीक है। वास्तव में कौन सी बोली होती है? जो कि आमतौर पर जो भाषा मानक भाषा का रूप धारण करती है, यही ऐसी बोली है जो भाषा क्षेत्र के मध्यवर्ती होती है, सभी बोलने वालों के आसपास होती है, जो पड़ोस की भाषाओं के प्रभाव से मुक्त और अपने शुद्ध रूप में वृहत होती है। ठीक है, जो पड़ोसी भाषाएं हैं उनसे वो मुक्त होती है और अपने शुद्ध रूप में उपस्थित होती है। इसी कारण तमिलनाडु की तंजौर जिले की बोली मानक तमिल भाषा है, क्योंकि यह स्थान उस क्षेत्र के केंद्र में है। इसी तरह तेलुगु के संदर्भ में सरकार जिलों की अर्थात विजयवाड़ा के आसपास की भाषा जो पड़ोसी भाषाओं से दूर है, मानक भाषा मानी जाती है। जब भाषा के उस रूप को मानक भाषा की स्वीकृति मिल जाती है तो लोग आमतौर पर उसी भाषा में लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब किसी स्थानीय बोली को जब मानक भाषा का दर्जा मिल जाता है तो लोग उसी में लिखना भी शुरू कर देते हैं, उसी भाषा में। उसके योगदान से यह भाषा समृद्ध होती है। ठीक है, और जब लोग उस भाषा में लिखना स्टार्ट करते हैं तब वो भाषा और भी समृद्ध हो जाती है और उस भाषा के लिए व्याकरण, संदर्भ, ग्रंथ आदि की रचना शुरू होने लगती है। इस प्रकार बोली से भाषा का विकास होता है। ठीक है, बोली से ही भाषा का रूप भी विकसित होता है, जिसे हम मानक भाषा कह सकते हैं, और भाषा भाषी समाज उसी भाषा के माध्यम से अपना सारा कार्य व्यवहार संपन्न करते हैं। हर किसी आधुनिक भाषा के लिए एक मानक भाषा की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वह अपने प्रयोग क्षेत्र का विस्तार कर सके और समृद्धि पा सके। मानकीकरण, ठीक है, अब दूसरा पॉइंट उसमें था मानकीकरण। मानकीकरण मानक भाषा के बाद का सोपान है। ठीक है, इस लाइन को आप ऐसे कैसे याद रखें कि मानकीकरण की बात आती है तो जो हमने ऊपर मानक भाषा के बारे में पढ़ा है, तो मानकीकरण जो है ये मानक भाषा के बाद का मतलब नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, मानक भाषा के बाद का ये सोपान है। मानक भाषा में फिर मानकीकरण की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, जो मानक भाषा है उसमें फिर भी आगे चल के मानकीकरण की जरूरत पड़ सकती है। मानक भाषा समाज द्वारा किसी रूप में स्वीकार की जाती है। ठीक है, जो मानक भाषा होती है वो समाज के द्वारा स्वीकृत भाषा होती है। ठीक है, हॉगन के सिद्धांत के संदर्भ में हम चयन की प्रक्रिया कह सकते हैं। उन्हीं के शब्दों में भाषा के रूप को कोडबद्ध करने की प्रक्रिया मानकीकरण कहलाती है। ठीक है, हॉगन का क्या कहना था? हॉगन क्या कहना था कि उनका सिद्धांत के संदर्भ में उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा है? हॉगन ने अपने सिद्धांत में कहा है कि हम चयन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिद्धांत के संदर्भ में चयन की प्रक्रिया कह सकते हैं। उन्हीं शब्दों में भाषा के रूप को कोडबद्ध करने की प्रक्रिया मानकीकरण कहलाती है। ठीक है, उनका कहना क्या है कि कोडबद्ध, उन्होंने कहा है कि जो कोडबद्ध करने की प्रक्रिया है उसी को मानकीकरण कहा जाता है। भाषा जब चुन ली जाती है तो उसका प्रयोजन विस्तार होता है। ठीक है, जब भाषा का चुनाव एक बार हो जाता है तभी उसका विस्तार संभव होता है। शिक्षा, कंप्यूटर में प्रयोग आदि नए भाषिक प्रयोजन हैं। ठीक है, जैसे भाषा का या किसी शिक्षा का जब कंप्यूटर में उपयोग जैसे हो रहा है, ये क्या है? ये प्रयोजन है। इनमें कोडबद्ध ढंग से भाषा का व्यवहार करें तो हमारा काम आसान हो सकता है। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर के उपयोग से शिक्षा लेते हैं या फिर शिक्षा का कार्य करते हैं या भाषा का कार्य करते हैं तो इसे अगर हम कोडबद्ध तरीके से करें, सही तरीके से करें तो हमारा काम क्या होगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस अध्याय का आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानकीकरण के
औचित्य को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, यहाँ भी मानकीकरण की बात की गई है इसमें भी। और या फिर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि मानकीकरण के प्रमुख उद्देश्य को संक्षेप में समझाइए। अगर मानकीकरण की बात आती है तो ऊपर भी हमने देखा था मानकीकरण के बारे में थोड़ा सा, और यहाँ आप ध्यान दीजिए तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मानकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको इसी में से आंसर देना है। अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि भाषा बढ़ती नदी के समान है। ठीक है, बहुत सारे जो विद्वान हैं उनका क्या मानना है कि भाषा भाषा जो है वो बहती हुई नदी के समान है। ठीक है, भाषा को वो बहती हुई नदी की तरह वो मान के चलते हैं कि भाषा क्या है, बहती हुई नदी की तरह है, बहती हुई नदी के समान है, और उसे कहीं किनारों से रोका या बांधा नहीं जा सकता। ठीक है, जिस तरह से बहती हुई नदी को हम रोक नहीं सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं, उसी तरह उनका मानना है कि जो भाषा है उसको भी हम ना रोक सकते हैं और ना ही बांधा जा सकता है। इन विचार वाले विद्वान यह मानकर चलते हैं, जो इस तरह का विचार रखते हैं वो उनका क्या मानना है कि भाषा का मानकीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो लोग इस धारणा को लेकर चलते हैं कि भाषा जो है उसे ना तो रोका जा सकता है ना बांधा जा सकता है, तो वो ये भी मानते हैं कि भाषा का मानकीकरण भी संभव नहीं है। वो ये भी मान के चलते हैं यह बात सही है कि भाषा नदी का प्रवाह है। ठीक है, कहते हैं कि ये बात ठीक है कि जो भाषा है वो नदी का प्रवाह है। भाषा को मानकीकृत करने का किसी एक व्यक्ति का प्रयत्न संभव नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति ये सोचे कि हम भाषा को मानकीकृत कर दें तो ये कदापि संभव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसके प्रयत्न को स्वीकृति नहीं मिल सकती। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार उस समय के भाषिक विकल्पों के संदर्भ में मानकीकरण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया। ठीक है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने अपने समय में उन्होंने मानकीकरण का एक बहुत बड़ा कार्य पूरा किया था, बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। आज हिंदी जिस रूप में हमारे सामने है उसका काफी श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। उनके हाथ में एक तंत्र था। उन्होंने सरस्वती आदि पत्रिकाओं में संपादन के दौरान यह कार्य संपन्न किया था। ठीक है, उन्होंने जो अपनी सरस्वती आदि नामक पत्रिका का जो संपादन में उन्होंने अपना ये कार्य किया था भाषा के मानकीकरण का। निष्कर्ष रूप से यह कह सकते हैं कि मानकीकरण की प्रक्रिया संस्थागत होती है। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है कि जो मानकीकरण की प्रक्रिया है वो कैसी हो सकती है, वो संस्थागत हो सकती है और संस्था के कार्य को ही स्वीकृति मिल पाती है, और जो काम संस्था के द्वारा होता है उसे ही स्वीकृति भी मिलती है। देश विदेश में मानकीकरण के ऐसे संस्थागत प्रयत्न कई हुए हैं। इसके लिए भाषा भाषी समुदायों ने मानकीकरण के सामूहिक प्रयत्न किए हैं। रूस में विभिन्न भाषाओं के लिए लिपि के मानकीकरण का प्रयत्न किया गया है। यह कार्य रूस की रूसी साहित्य अकादमी नामक संस्था ने अपने हाथ में लिया और आज हमारे सामने रूसी भाषा की लिपि और वर्तनी मानकीकृत रूप में आती है। ठीक है, फ्रांस के फ्रेंच एकेडमी ऑफ लिटरेचर नामक संस्था फ्रांसीसी भाषा के मानकीकरण का कार्य करती है। ठीक है, ये अलग अलग संस्थाएं हैं। रूस के लिए कार्य किसने किया था, रूस की संस्था ने किया था, रूस साहित्य अकादमी ने। ठीक है, इसी तरह फ्रांस का कार्य किसने किया है, फ्रेंच एकेडमी ऑफ लिटरेचर द्वारा किया गया है, संस्था द्वारा किया गया है। फ्रांसीसी भाषा का मानकीकरण का कार्य इन्होंने किया है। विश्व में भाषाओं में फ्रेंच ही एकमात्र ऐसी भाषा है
जो सबसे अधिक मानकीकृत है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे कि विश्व की भाषाओं में फ्रेंच ही ऐसी भाषा है जिसमें सबसे ज्यादा मानकीकृत हुई है। ठीक है, सबसे ज्यादा मानकीकृत होने वाली भाषा कहाँ की है? फ्रांस की फ्रेंच है। ठीक है, अंग्रेजी में यद्यपि मानकीकरण के फ्रेंच जैसी व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, इंग्लिश का अंग्रेजी का बोलबाला बहुत है, लेकिन फिर भी मानकीकरण जैसी जो व्यवस्था है वो फ्रेंच के मुकाबले अंग्रेजी में नहीं मिलती है। फिर भी जो अंग्रेजी के वर्णों की आकृति और शब्दों के वर्तनी जो रूप हैं उनके वो लगभग मानकीकृत हैं। ठीक है, फिर भी जो अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के जो वर्ण हैं और उसकी जो आकृति है और शब्द है, ठीक है, शब्द के जो वर्तनी है वो कैसी लगती हैं? वो लगभग वो ज्यादातर मानकीकृत ही मानी जाती हैं। ठीक है, मानकीकरण के दो प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, मानकीकरण के दो उद्देश्य हो सकते हैं। उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? पहला है एकरूपता। ठीक है, पहला क्या है? एकरूपता, जैसे शिक्षा, यांत्रिकीकरण आदि की दृष्टि से भाषा एक रूप होनी आवश्यक है। ठीक है, शिक्षा की दृष्टि से बात करें, यांत्रिकीकरण की दृष्टि से बात करें तो भाषा का एक रूप होना आवश्यक है। अगर किसी वर्ण को 3-4 प्रकार से लिखा जाए तो उस वर्ण के मुद्रण, कंप्यूटर में प्रयोग आदि में कठिनाई होती है। ठीक है, अगर किसी एक वर्ण को 3-4 तरीकों से लिखा जाए, किसी अलग अलग तरीके से लिखा जाए तो हमें भी समस्या होगी और कंप्यूटर को भी समस्या होगी, कंप्यूटर में भी वह करने में कठिनाई होगी। मानकीकरण में यह निश्चित किया जाता है कि तीनों में से कौन सा मानक हो और शेष कौन से रूप अमानक कहे जा सकते हैं। ठीक है, ये निश्चित करना होता है कि तीनों में से जो भी बनाए गए हैं अलग अलग, तीनों में से किनको हम मानक माने, किनको कौन से मानक हों और शेष किसको हमें अमानक मानना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। एक रूपता लाने के प्रयत्न में किसी को मानसिक रूप से कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, एक रूपता लाने में किसी को भी मानसिक रूप से कठिनाई नहीं होती है, ना ही होनी चाहिए। सिर्फ अन्य जो अमानक हैं, अमानक रूप लिखने वालों को अपनी आदत बदलने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसकी किसको? जो लोग अमानक का यूज कर रहे हैं, जो लोग लिखने के लिए अमानक चिन्हों का यूज कर रहे हैं, उन्हें क्या करना होगा? उन्हें अपनी आदत को बदलना होगा। ठीक है, तो सिर्फ अन्य जो अमानक रूप लिखने वाले हैं उन्हें अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। ठीक है, इस कारण एकरूपता की प्रक्रिया अधिक मानसिक अवरोध पैदा नहीं करेगी, इसलिए इससे किसी को परेशानी फिर नहीं होगी। दूसरा पॉइंट इसमें है, दूसरा क्या है? सरलीकरण। दूसरा इसमें कहा गया है कि किस तरह से हम इनका सरलीकरण कर सकते हैं। तो मानकीकरण का एक मुख्य उद्देश्य भाषा का सरलीकरण है। ठीक है, मानकीकरण का एक उद्देश्य और क्या है कि भाषा को ज्यादा से ज्यादा सरल बनाना है। सिंपल सा समझिए कि भाषा को ज्यादा से ज्यादा सरल बनाने का काम किसका है? मानकीकरण का है। तो इसका उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम भाषा को सरल बनाएं, उसका सरलीकरण करें। हिंदी में दा से बनने वाले पुराने रूपों को हलंत से लिखने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, हिंदी में जो दा से बनने वाले पुराने रूप थे उनको हलंत से लिखने की सिफारिश की गई थी। इससे 8-10 संयुक्त अक्षरों की जगह हम केवल हलंत से काम चलाते हैं। ठीक है, अलग अलग जो शब्द हम यूज कर रहे थे 8-10, उन सबको हटा के सिर्फ हलंत से हम काम चला सकते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे पुराने हैं और ये मानक वर्ण है। ठीक है, तो पुराने वाले हम कैसे लिखते थे? दद, आधा दा और पूरा दा इस तरह से लिखते थे। ठीक है, दद, और ऐसी दध इसको हम इस तरह से लिखते थे। ठीक है, और ऐसी द को कैसे यूज करते थे? इस तरह से। दो को इसी तरह से यूज करते थे और दफ को ऐसे। ठीक है, तो इन सबको अब नए मानकीकरण में क्या किया गया है? मानक वर्ण में सिर्फ हलंत, यहाँ देखिए आप। ठीक है, ये हलंत यूज किया गया है। ठीक है, आधा बनाने के लिए दा को आधा बनाने के लिए क्या किया गया है? नीचे हलंत लगा दिया गया है। ठीक है, और दूसरा पूरा दा बन गया, दद हो गया। इसी तरह से
ये इस दा को क्या किया गया, आधा बनाने के लिए यहाँ पे हलंत लगाया गया और धा तो दद हो गया। ये इस दा को भी इसी तरह से आधा करने के लिए हलंत लगा दिया गया। सब में हलंत लगा के इनको आधा कर दिया गया है और दूसरे वर्ण को यहाँ पे पूरा लिख दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इनका ये सरलीकरण किया गया है। इसी को कहते हैं मानकीय सरलीकरण। ठीक है, जो मानक वर्ण है मानकीकरण का किस तरह से यहाँ पे सरलीकरण किया गया है। आई होप अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। इसी तरह हा, टा आदि में बनने वाले बहुत से संयुक्त वर्ण हलंत से लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे हा और टा से जो बनते थे इनको भी हलंत के साथ यूज किया जाता है। तो सीखने वालों को आसानी होती है क्योंकि लेखन पद्धति सरल हो जाती है। ठीक है, लिखना आसान हो जाता है और समझना भी आसान हो जाता है। लेकिन सरलीकरण की इस प्रक्रिया को जब कुछ लोग कृत्रिम रूप से परिवर्तित की दिशा में ले जाते हैं तो भाषिक समुदाय मानसिक अवरोध प्रकट करता है। ठीक है, जब इसे सरलीकरण की प्रक्रिया को जब कृत्रिम रूप में ले जाया जाता है तो जो भाषिक समुदाय है वो क्या करते हैं, उन्हें दिक्कत होती है। जैसे लखनऊ में 1935 में गठित लिपि सुधार समिति ने की, को, की तथा की, को, की के रूप में लिखने की सिफारिश की थी। ठीक है, इन्होंने किस किस रूप में लिखने की, यहाँ देखिए इन्होंने की को, ठीक है, इन्होंने की को की लिखने की सिफारिश की थी। ठीक है, इसी तरह की को क्या लिखने की सिफारिश की थी, की लिखने की सिफारिश की थी, इसलिए इन्होंने कुछ कुछ चेंजेस की बात की थी। ठीक है, इसी तरह नागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में 1935 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा गठित वर्धा समिति उल्लेखनीय है। इस समिति ने हिंदी के स्वरों को आ की बजाय खड़ी से लिखने की संस्तुति की थी, जैसे आ, ई, उ। ठीक है, इस तरह से इन्होंने आ के नीचे इस तरह से लगाने की कोशिश की थी। इन सभी को इन्होंने किस तरह से लिखने की कोशिश की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखने की इन्होंने सिफारिश की थी। मात्राओं को, ठीक है, ओ, औ, अंग, आहा। ठीक है, ऐसे प्रयत्न भाषा के सरलीकरण का कृत्रिम प्रयत्न मान जाते हैं। इस तरह से जो सरलीकरण की जो प्रक्रिया है इसे मानी जाती है। ठीक है, और समाज आमतौर पर इन्हें स्वीकार नहीं करती। ठीक है, और जहां पर बहुत सारे लोग इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि जिस तरह से पहले से हम यूज करते आए हैं वो चीजें हमें सरल लगती हैं। ठीक है, जब भी किसी चीज में चेंजेस आता है, कुछ कुछ बदलाव किए जाते हैं तो एकदम से उन्हें स्वीकार करना संभव किसी के लिए भी नहीं होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर मानकीकरण एक रूपता लाने और भाषा में कृत्रिम रूप में परिवर्तन किए बिना सरलीकरण करने के उद्देश्य से किया जाए तो भाषा भाषी समुदाय मानकीकृत रूप को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, कहने के यहाँ पे मतलब ये है कि अगर जो मानकीकरण किया जा रहा है, मानकीकरण की एक रूपता लाने और भाषा कृत्रिम रूप में परिवर्तित किए बिना सरलीकरण किया जाए। अगर भाषा में कोई बड़े परिवर्तन किए बिना सरलीकरण संभव हो तो इसे सभी मान लेंगे। जैसे कि ऊपर दिखाया गया था कि हमने हलंत का यूज किया है, उनको सरलीकरण करने के लिए क्या किया है, हलंत का यूज किया है, तो वो चीजें और हमें आसान लगने लगी हैं। वही हम अगर इस तरह की बात करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे तो सभी इसे स्वीकार कर लेंगे। सरलीकरण में अगर परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं होंगे, एक रूपता बनी रहेगी तो सभी इसे स्वीकार करेंगे। लेकिन परिवर्तन ज्यादा होंगे तो फिर स्वीकार करना संभव नहीं होगा आसानी से लोगों के लिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपका खत्म होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो इसमें पूछा गया आपसे थर्ड क्वेश्चन में कि मानकीकरण के स्वरूप पर टिप्पणी कीजिए।
ठीक है, यहाँ भी मानकीकरण की इससे क्वेश्चन है। और या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा के किन किन अंगों में मानकीकरण हो सकता है। ठीक है, भाषा के कौन कौन से ऐसे अंग हैं जिनमें मानकीकरण संभव है, इसके आपको बताना है, स्पष्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। मानकीकरण भाषा के हर अंग या भाषा की हर इकाई में संभव है। ठीक है, तो आप बताएंगे जो मानकीकरण है वो भाषा की सभी अंगों में और सभी इकाइयों में संभव है। ये इकाइयां क्या क्या हैं, चलिए अब इकाइयों को हम देख लेते हैं। पहला है वर्ण की आकृति। ठीक है, पहली इकाई क्या है, वर्ण की आकृति। वर्ण किस रूप में लिखा जाए, उसकी विभिन्न रेखाओं का अनुपात क्या हो, यह मानकीकरण का मुख्य विषय है। ठीक है, जो वर्ण है वो किस तरह से लिखा जाए, उसकी रूपरेखा क्या हो, ठीक है, उनका अनुपात क्या हो, ये सभी मानकीकरण का एक मुख्य विषय है। अभी तक यह मानक रूप तैयार नहीं किया गया था और हिंदी के अक्षरों की बनावट का दायित्व मुद्रण के अक्षर बनाने वाली कंपनी पर था। ठीक है, जो हिंदी के अक्षर थे उसको बनाने का दायित्व किसका था, मुद्रण बनाने के अक्षर जो बनाने वाली कंपनी है उस पर इसका दायित्व था कि वो हिंदी के अक्षरों को बनाए। इस कारण हमें अनुपात के हिसाब से कई विभिन्न प्रकार के अक्षर मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर हम अनुपात की बात करें तो अक्षरों में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। भिन्न आकार के वर्णों से आधुनिक युग में कंप्यूटर के क्षेत्र में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, अगर इनके आकार अलग अलग होंगे तो कंप्यूटर को दिक्कत हो सकती है। अगर भिन्न अक्षर भिन्न कार्यक्रमों में बृहद हो तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भाषा के माध्यम से सूचना का प्रवाह संभव नहीं होगा। ठीक है, अगर अक्षरों में भिन्नता होगी तो एक कंप्यूटर हमने जो बनाया है, दूसरे कंप्यूटर जो भी हमने लिखा है, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जो हम यूज करेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर को दिक्कत होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है वर्णमाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसका नेक्स्ट रूप क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला के मानकीकरण के तात्पर्य विभिन्न वर्णों की बनावट से है। ठीक है, वर्णमाला के मानकीकरण से मतलब क्या है कि विभिन्न वर्णों की बनावट से है, जो अलग अलग वर्णों की बनावट है। हिंदी में कुछ ध्वनियों के लिए कहीं कहीं 2-3 भिन्न आकार मिलते हैं। मानकीकरण की प्रक्रिया में इनमें से किसी एक को मानक वर्ण का दर्जा दिया जाता है और शेष अमानक कहे जाते हैं। ठीक है, कुछ को मानक वर्ण का दर्जा मिलता है और बाकी जो बचे हुए वो क्या कहलाते हैं, वो अमानक कहलाते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक कार्यालय है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय कौन सा है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। निदेशालय ने वर्णमाला के अक्षरों को मानकीकृत करने के उद्देश्य से कई वर्ण मानक माना है। ठीक है, उन्होंने किन्हीं वर्णों को मानक माना है और बाकी को अमानक माना है। पुराने वर्ण जैसे र और झा को इस तरह से लिखा करते थे, ऐसे ण पहले इस तरह से लिखा करते थे, भा को ऐसे और शा को ऐसे लिखते थे और ला को इस तरह से पुराने में लिखा करते थे। ठीक है, नए रूप में क्या लिखते हैं, नए रूप में देखिए खा, झा, ण, भा, सा और ला। ठीक है, तो देखिए नए रूप में ये आसान हो गई ना चीजें, जबकि पुराने रूप में ये मुश्किल लगती थी। वर्ण का मानकीकरण संभवतः भाषा का सबसे सरल पक्ष है। ठीक है, वर्ण के मानकीकरण की बात करें तो ये कहते हैं कि वर्ण का जो मानकीकरण है वो भाषा का सबसे आसान स्वरूप है, क्योंकि वर्णों का नियंत्रण फाउंड्रीज करती है। तो वर्णों पर नियंत्रण कौन करता है, तो वर्णों पर नियंत्रण करती है फाउंड्रीज। और आधुनिक युग में कंप्यूटर की कंपनियां कंप्यूटर के पर्दे पर वर्ण का आकार निश्चित करती हैं। ठीक है, आज के समय पे जो कंप्यूटर कंपनियां हैं वो कंप्यूटर के पर्दे पे जो भी वर्ण के आकार को वो अपना निश्चित करती हैं, और एक बार इन दोनों स्रोतों से मानक वर्णों का प्रचलन शुरू हो जाए तो शिक्षा जगत उस आदत को अपनाता है। ठीक है, जब ये वर्ण स्टार्ट अगर हो जाएंगे तो शिक्षा में भी ये धीरे धीरे करके आ ही जाएंगे, सभी लोग इन्हें अपना लेंगे। लेकिन कठिनाई यह है कि फाउंड्रिया वर्णों का आकार
अपने अपने ढंग से निर्धारित करती हैं और कंप्यूटर के पर्दे पर भी कंपनियां अपने अपने ढंग से वर्ण व्यवस्था देती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर कंपनियां हैं वर्ण व्यवस्था अलग अलग तरह से देती हैं अपने कंप्यूटर पर्दे पर, और जो फाउंड्रियां हैं ये अपने अपने वर्णों के आकार अलग अलग देती हैं। इस कठिनाई के कारण हिंदी में मानकीकरण संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यही कारण है कि हिंदी में मानकीकरण में कठिनाई आ रही है, ये संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो कंप्यूटर कंपनियां हैं वो अलग अलग दे रही हैं। ठीक है, और अपने पर्दे पे ये अलग अलग मानकीकरण कर रही हैं, और फाउंड्रियां जो कंपनी है वो अपना अलग अलग तरह से इन ढंग से अपना निर्धारण कर रही हैं वर्णों का। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है उच्चारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उच्चारण। उच्चारण भेद भाषा में सबसे अधिक प्रचलित होता है। ठीक है, जो उच्चारण भेद है ये भाषा में सबसे ज्यादा प्रचलित होता है, लेकिन इसका मानकीकरण प्रायः नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन इसका जो मानकीकरण है वो नहीं किया जाता है क्योंकि उच्चारण का मानकीकरण अमूर्त है। ठीक है, इसका मानकीकरण क्यों नहीं होता है इस पर आप ध्यान दीजिए कि उच्चारण भेद भाषा से सबसे अधिक प्रचलित है। जो उच्चारण भेद है वो भाषा में सबसे ज्यादा प्रचलित है, लोकप्रिय है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका मानकीकरण नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि उच्चारण का मानकीकरण अमूर्त है। ठीक है, जो क्योंकि उच्चारण का मानकीकरण कैसा है? ये अमूर्त है, दिखाई नहीं पड़ता। अमूर्त का मतलब आप ध्यान दीजिए, फिर आप पूछेंगे कमेंट करके। ठीक है, तो अमूर्त का मतलब क्या है कि दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, उच्चारण में मानकीकरण का प्रयत्न संभव है। ठीक है, उच्चारण में जो है वो मानकीकरण का प्रयत्न संभव है। उच्चारण में मानकीकरण की कोशिश की जा सकती है। अंग्रेजी में मानक उच्चारण को रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या फिर क्वींस इंग्लिश के नाम से स्वीकार किया गया है। ठीक है, अंग्रेजी में मानक किस तरह से स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी में मानक उच्चारण को स्वीकार कैसे किया गया है? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या फिर क्वींस इंग्लिश के रूप में से स्वीकार किया गया है। प्रायः शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को यही मानक उच्चारण दिखाई जाता है। ठीक है, प्रायः क्या होता है? शिक्षा संस्थाएं जो होती हैं, शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को यही मानक उच्चारण दिखाया जाता है। हिंदी भाषा क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है, हिंदी भाषा क्षेत्र कैसे है? हिंदी भाषा क्षेत्र विस्तृत है, इसमें विविध बोलियां हैं। ठीक है, इनमें क्या है? विविध बोलियां हैं। इस कारण हिंदी में उच्चारण के मानकीकरण की अधिक आवश्यकता है। संगठित प्रयास से अभाव में भी उच्चारण का एक मानक रूप उभर कर सामने आ रहा है। ठीक है, जो संगठित प्रयास हैं, मिलजुल के प्रयास किए जा रहे हैं, संगठित प्रयास के अभाव में भी, ठीक है, क्योंकि सब लोग सामने मिलजुल के नहीं आ रहे हैं, संगठित प्रयास का अभाव है। यह भी एक कारण है कि उच्चारण का एक मानक रूप उभर कर सामने आ रहा है, जिसे हम फिल्मों, रेडियो के कार्यक्रमों और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में सुनते हैं। ठीक है, इस तरह का रूप हम कहाँ सुनते हैं? जैसे फिल्मों के माध्यम से, रेडियो कार्यक्रमों, दूरदर्शन के माध्यम से, इस तरह का हम रूप भी देखते हैं। उच्चारण का मानक रूप जो उभर के आ रहा है वो इन माध्यमों से भी आ रहा है। नेक्स्ट इसमें आपको दिया गया है पॉइंट वर्तनी। ठीक है, वर्तनी का मानकीकरण कोश निर्माण के लिए तथा कंप्यूटर परिभाषा के माध्यम से काम करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, वर्तनी का मानकीकरण कहते हैं कि बहुत जरूरी है ताकि कंप्यूटर पर भाषा के माध्यम से काम करना आसान हो सके। ठीक है, इस संबंध में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्तनी के मानकीकरण के लिए नियम निर्धारित किए हैं। इस क्षेत्र में एक कठिनाई है, हिंदी में हजारों शब्द कई रूपों में लिखे जाते हैं। ठीक है, हिंदी के हजारों शब्द हैं जो कि कई अलग अलग रूपों में लिखे जाते हैं, ये यहाँ पर कठिनाई पैदा करते हैं और निदेशालय में केवल कुछ ही शब्दों में मानकीकरण का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और कुछ ही ऐसे शब्द हैं जिनके लिए मानकीकरण का प्रयास किया जाता है या किया जा रहा है।
साथ ही निदेशालय ने किन्हीं शब्दों में प्रचलित दोनों या तीनों रूपों को स्वीकृति दे दी है जो मानकीकरण की प्रक्रिया से के खिलाफ हैं। ठीक है, इन्होंने 2 या 3 को स्वीकृति दी है जो कि मानकीकरण की प्रक्रिया के तो खिलाफ है। मानकीकरण पूरी भाषा के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, मानकीकरण कैसा है? मानकीकरण को पूरी भाषा के संदर्भ में किया जाता है और मानकीकरण के उपरांत भाषा का मानक वर्तनी में कोश तैयार किया जाता है। इस संदर्भ में अभी कम अधिक नहीं हुआ है। ठीक है, इस संदर्भ में जो काम है वो अभी ज्यादा नहीं हो पाया है। तो ये आपका ये हेडिंग आपका पॉइंट था वर्तनी वाला। ठीक है, आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शब्दों के मानकीकरण को शब्द या फिर अर्थ के संदर्भ में और शब्द रचना के संदर्भ में लिया जा सकता है। ठीक है, जो शब्दों का मानकीकरण है, शब्दों के मानकीकरण को शब्द और अर्थ के संदर्भ में और शब्द रचना के संदर्भ में लिया जा सकता है। भाषा के सामान्य शब्दों के अर्थ के मानकीकरण का तात्पर्य शब्द के अर्थ को सीमित करना नहीं है। ठीक है, मानकीकरण का मतलब ये नहीं है कि हम शब्दों के अर्थ को भी सीमित कर दें, बल्कि शब्दों के अर्थ और प्रयोग को सुनिश्चित करना है। ठीक है, इस पॉइंट में आप ध्यान दीजिए कि इसका उद्देश्य सीमित करना नहीं है, इसका उद्देश्य क्या है? सुनिश्चित करना है। इस पे 2 चीजों ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि इनका मतलब सीमित कर देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सुनिश्चित करना है। ठीक है, यह काम एक अच्छे प्रयोग कोश का दायित्व है, लेकिन हिंदी के शब्द के प्रयोगों के संदर्भ में कोई कोश उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हिंदी के शब्दों के लिए कोई कोश नहीं है। शब्दावली के संदर्भ में एक दूसरा प्रमुख क्षेत्र पारिभाषिक शब्दावली है। पारिभाषिक शब्द विविध विषयों की विभिन्न संकल्पनाओं के लिए निर्मित किए जाते हैं। इस दृष्टि से भाषा के लगभग सारे पारिभाषिक शब्द मानकीकृत होते हैं। हिंदी में विधि, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि क्षेत्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय के अधीन गठित वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कार्य देखते हैं। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली है, इनके शब्दों का निर्माण कार्य कौन देखता है? इन सभी के शब्दों का निर्माण कार्य ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो गठित वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है वो देखता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें व्याकरणिक संरचनाएं। ठीक है, व्याकरणिक संरचनाएं क्या क्या हो सकती हैं? हिंदी में कई जगह 2 भिन्न प्रकार की संरचनाओं से वाक्य संरचना होती है। ठीक है, हिंदी में कई जगह क्या होता है कि भिन्न प्रकार की संरचनाओं से वाक्य संरचना होती है। जैसे कई लोग मुझे जाना है। ठीक है, जैसे कि कई लोग क्या बोलते हैं? मुझे जाना है की जगह मैंने जाना है। ठीक है, मुझे जाना है की जगह वो क्या यूज करते हैं? मैंने जाना है का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर इसे विकल्प नहीं बल्कि त्रुटि मानते हैं। ठीक है, इसे हम ये नहीं कह सकते कि यह विकल्प है, इसे गलती मानते हैं, त्रुटि मानते हैं। कुछ जगहों में कई विकल्प प्रचलित हैं, कई जगह ऐसा भी है कि विकल्प मौजूद भी होते हैं, जहां यह निश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि मानक क्या है। जैसे मुझे मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, मुझे मेहनत करना पड़ेगी। ऐसे संदर्भों में इसे लोग शैली का नाम देते हैं। लोग इसे क्या कह देते हैं कि ये किसी की शैली हो सकती है। यह वाक्य उर्दू शैली का कहा जाता है। आप इसे उर्दू शैली का कह सकते हैं। कुछ प्रसंगों में नई उक्तियां काफी प्रचलित है आ जाती हैं। ठीक है, और पुरानी युक्तियां मानक हैं या अमानक हैं। ठीक है, कई जगह बहुत सारी चीजें प्रचलित में आ जाती हैं, कुछ मानक होती हैं, कुछ अमानक भी हो सकती हैं। यह बताना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने दिया हुआ है। ठीक है, एक उक्ति है और इसके विकल्प मैंने दे रखा है। ठीक
ठीक है। जैसे ये दोनों है, दोनों का गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है। मैंने दिया हुआ है और मैं दे रखा है, मैंने दे रखा है, ठीक है। मैंने दे रखा है और मैंने दिया हुआ है, ये विकल्प के रूप में हो जाएगा, का प्रयोग हो सकता है क्योंकि दोनों युक्तियां समानार्थी हैं, ठीक है। दोनों को आप समान कह सकते हैं, दोनों में गलतियां नहीं निकाली जा सकती हैं। व्याकरण के संदर्भ में इस प्रकार कई प्रयोग हैं जो विकल्प के रूप में वह हो रहे हैं, ठीक है, जिन्हें विकल्प के रूप में यूज किया जा रहा है। यह आवश्यक होगा कि हम इन विकल्पों में से एक को मानक माने और दूसरे को छोड़ दें, ठीक है। एक को हम मानक मान लें और दूसरे को भी छोड़ देना चाहिए, अब छोड़ दें। त्रुटि, शैली, विकल्प आदि स्थितियों के संदर्भ में हमें मानकीकरण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जब कोई गलती, त्रुटि की बात होती है, किसी शैली की बात होती है, किसी विकल्प की बात होती है, तो ऐसे में हमें मानकीकरण की जरूरत होती है। लेकिन इस समय हिंदी में वाक्य संरचना के बीच में मानकीकरण का कोई कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन आप इस टाइम बात करें तो मानकीकरण का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ खत्म होता है। वीडियो काफी बड़ा हो गया है तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। बाकी इस चैप्टर जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए और अच्छे से जो भी आपके एग्जाम है अच्छे से दीजिए, ठीक है। और इसके भी आप वीडियो देख लीजिए, एक दो बार देखेंगे तो आप उतना लिख पाएंगे जितना जरूरी है एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।